गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी और बहुत गति के साथ चल रही होगी, क्योंकि आप लोग का कम्युनिटी एग्जामिनेशन कौन सा है? 69th BPSC है ना। और इसे अगर इसे क्वालिफाई करने के लिए हमेशा इंचार्ज जो सब्जेक्ट्स हैं आप उसको बिल्कुल फोकस कीजिएगा, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स। ओके अगर आप इस 4 को कर ले जाते हैं तो आपका प्री जो है वो क्या क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी इसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के उद्देश्य से क्या किया है कि इस जो क्लास की प्लानिंग रखी गई है वो कैसे है कि वीक में आपके 3 डेज साइंस की क्लास होगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये आपकी बिहार हिस्ट्री की क्लास चलेगी। ठीक है, बिहार से संदर्भित जो हिस्ट्री है, बिहार के इतिहास, उसकी क्लास होगी। क्लियर? और हम लोगों की लाइव क्लास भी जस्ट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है टेस्ट सीरीज के साथ, जिसमें एक टेस्ट सीरीज की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वो क्लास आपकी लाइव होगी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस हिस्ट्री के क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं हम लोगों के पास। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको मैच करना है सूची 1 एंड सूची 2 यानी मैच ए विथ मैच बी करना है। तो क्या क्या दिया गया है? ये सब के सब क्या है? मौर्यकालीन अधिकारी हैं। मौर्य काल के जो अधिकारी होते थे उनका एक तरफ नाम दिया गया है कि कौन कौन से अधिकारी हैं, दूसरी तरफ दिया गया है कार्य कि उनके काम क्या थे, उन अधिकारी कौन से अधिकारी क्या काम करते थे। ठीक है, तो पहले तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। रूप दर्शक, बी में है सौवर्णिक, महामात्य सर्प, प्रतिष्ठा। ओके सी में है नेक्स्ट है कार्य में सिक्कों का जांचकर्ता, टकसाल का प्रमुख अधिकारी, गुप्तचर विभाग एंड मंडल प्रमुख। ठीक है, चलिए तो आते हैं आंसर पे कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर इसका क्या होगा? तो रूप दर्शक यानी रूप दर्शक अगर बोला जाए तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा? रूप दर्शक का सिक्कों का जांचकर्ता। ठीक है, सिक्कों का जांचकर्ता। सौवर्णिक, सौवर्णिक इसका संबंध किससे है? गुप्तचर विभाग से है, गुप्तचर विभाग से। ओके महामात्य सर्प यानी ये क्या हो जाएगा? महामात्य सर्प यानी क्या हो जाएगा? मंडल प्रमुख, मंडल प्रमुख। ओके मंडल प्रमुख, महामात्य सर्प क्या होगा? मंडल प्रमुख। और प्रतिष्ठा क्या हो जाएगा? टकसाल का प्रमुख अधिकारी। प्रतिष्ठा यानी टकसाल का प्रमुख अधिकारी। एक बार फिर से आप इसको देख लें। रूप दर्शक यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? सी। सी यानी ए का 1, ठीक है, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 2। क्लियर? समझ में आया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार देख लें इसे, क्लियर हुआ कि नहीं। रूप दर्शक है, सौवर्णिक है, महामात्य सर्प है, प्रतिष्ठा है एंड आपका इस साइड। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पूछता है मौर्यकालीन अधिकारी और उनके कार्यों को लेकर के सवाल जो है ये पूछ लेता है। ठीक है, जो और स्पेशली मौर्य काल के जो 18 अधिकारी उन्हीं को लेकर के स्पेशली यहाँ सवाल पूछता भी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जानकी वल्लभ शास्त्री, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी भिखारी ठाकुर एंड डी अनुग्रह नारायण सिंह। ओके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि मैं ये ऑप्शन हमेशा नहीं बोलूंगी, ठीक है, ये ऑप्शन बोलने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार विभूति किसे बोला जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। अनुग्रह नारायण सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया था एक्चुअली? गया में क्या हुआ था? गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सवाल यहां से ये भी बनता है, तो गया में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कब था? 1922 ईस्वी में। ओके कब हुआ था ये अधिवेशन? 1922 ईस्वी में। और ये सवाल जो ईयर को लेकर के कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस पे पूछ लेता है? गया पे कि जो 1922 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, वो कहाँ हुआ था, या गया में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ है वो किस ईस्वी में हुआ है। तो सवाल आपके इन दोनों पे बनते हैं, ठीक है, एक प्लेस पे और एक किस पे बनाए जाते हैं?
ईयर पे। तो इस अधिवेशन में क्या किया गया था? इस अधिवेशन में, ये जो अधिवेशन हुई थी, इसमें एक था आपका स्वागत समिति। कौन सी समिति थी इसमें? एक स्वागत समिति थी, ठीक है, स्वागत समिति थी इसमें। इस अधिवेशन में क्या थी? एक स्वागत समिति थी। और इसी के सदस्य किसको बनाया गया था? अनुग्रह नारायण सिंह को, ठीक है। इसका क्या बनाया गया था? सदस्य लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका सदस्य बनाया गया था अनुग्रह नारायण सिंह को, ओके। और इनके बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी, कब? 1928 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1928 ईस्वी में क्या हुआ था? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे ये, ठीक है। कांग्रेस कमेटी के क्या थे ये? अध्यक्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्या थे ये? कमेटी के अध्यक्ष थे, ओके। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। कब? 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। दूसरा फैक्ट क्या है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में 1922 ईस्वी में, उसके ये स्वागत समिति के सदस्य थे, स्वागत समिति के सदस्य थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जो फैक्ट है कि इस अधिवेशन में 1922 ईस्वी में हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इस अधिवेशन का कौन था? C.R. दास। C.R. दास, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच करना है अगेन, मैच ए विथ मैच बी, ओके। चलिए क्या क्या दिया गया है? अभिलेख है, पंचोब ताम्रपात्र अभिलेख। क्या है? पंचोब ताम्रपात्र अभिलेख, बोध गया अभिलेख, सनोखर अभिलेख, बेदी बन अभिलेख। एंड उनसे संबंधित व्यक्ति के नाम किसके किसके दिए गए हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, बल्ला सेन, संग्राम गुप्त का, बुद्ध सेन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पंचोब ताम्रपात्र, पंचोब, तो इसका संबंध किससे है? संग्राम गुप्त से, ठीक है। पंचोब ताम्रपात्र जो अभिलेख है, इसका संबंध किससे है? संग्राम गुप्त से, ओके। बौद्ध गया अभिलेख, तो बौद्ध गया अभिलेख का संबंध है बुद्ध सेन से, बुद्ध सेन से। अब सवाल आता है सनोखर अभिलेख, सनोखर अभिलेख, इसका संबंध किससे है? बल्ला सेन, बल्ला सेन से। एंड बेदी बन अभिलेख का संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक। यानी आपके पास जो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? ए का 3, ए का 3, ठीक है, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1, यानी बी इज योर राइट आंसर। बी इज योर राइट आंसर, ओके। बी इज योर राइट आंसर, क्लियर? बी इज योर राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा, एक्चुअली ये जो यक्षिणी है प्रतिमा क्या है? यह एक स्त्री की मूर्ति है। यक्षिणी में ध्यान रखिएगा कि क्या है? यह एक स्त्री की मूर्ति है, स्त्री की मूर्ति है, ओके, स्त्री की मूर्ति है। और यह मूर्ति ही नहीं, यह मूर्ति कला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है, ओके। यह मूर्ति कला का, ये ध्यान रखिएगा कि एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मूर्ति कला का। मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ क्या है? यह उदाहरण है, ओके। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। नवादा संग्रहालय से, चंद्रभारी संग्रहालय से, पटना संग्रहालय से, गया संग्रहालय से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा पटना संग्रहालय, पटना संग्रहालय से, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबाकुर कला भवन बिहार में कहां पर स्थित है? नंबाकुर कला भवन यह बिहार में कहां पर स्थित है? यह पूछा गया है, नंबाकुर कला भवन बिहार में कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गया, पटना, पूर्णिया, मुंगेर। अगेन ये भी कहाँ है? पटना में है। ये क्या हो जा रहा है बोर्ड में? चलिए देखती हूँ। ये भी कहाँ है? पटना में है, ओके, ये पटना में है। नंबाकुर कला भवन कहाँ है? यह भी पटना में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? बांका जिले के बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? कहां पर? बांका जिले के क्या बोला है? बौंसी में स्थित। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि एक आपके पास अपने आप क्या इसमें एक इंफॉर्मेशन भी ऐड है।
तो यहां पर बोला है बांका जिले, बांका जिले के बौंसी में क्या है, मंदार की पहाड़ी है। ठीक है, तो मंदार की पहाड़ी बांका जिले में कहां पर है, बौंसी में है। या बांका जिले में कौन सी है, तो मंदार की पहाड़ी। और उस मंदार की पहाड़ी में क्या है, एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, और उस अभिलेख में क्या है, तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा, क्या क्या है उसमें, तालाब खुदवाने, ओके, ये तालाब खुदवाने प्लस इसके साथ क्या है, विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है। तो ये किस शासक का अभिलेख पूछा गया, अभिलेख किसका है, बल्ला सेन, चित्रगुप्त, तो आदित्य सेन, महेंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, यह आदित्य सेन का है, यह आदित्य सेन का है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बिहार की किस पत्रिका ने सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन है सर्वहितैषी, सर्चलाइट, किरण, द मदरलैंड। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर का क्या हो जाएगा, सर्चलाइट, बी इज योर राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्चलाइट को लेकर के बिहार में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बिहार की किस पत्रिका ने, सर्चलाइट हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह हुआ कब था, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। और यह जो आंदोलन किया गया था, इस आंदोलन के तहत जो कार्यक्रम बनाया गया, जो प्रोग्राम बनाया गया, वो ये बनाया गया था कि हम लोगों को क्या करना है, विनम्रता पूर्वक सरकार की किसी बात को नहीं सुनना है। और इसके साथ जो इसका मेजर एक प्रोग्राम है, ये तो इस शब्द का एक मतलब निकल गया, लेकिन इसके अंदर जो कार्यक्रम बनाया गया था वह कार्यक्रम था आपका दांडी मार्च, दांडी मार्च। और दांडी मार्च का क्या मतलब था, दांडी मार्च हम क्यों कर रहे हैं, हम दांडी मार्च क्यों कर रहे हैं, ये जो मार्च निकाला गया, दांडी मार्च क्यों निकाला गया था, नमक का जो कानून था, ठीक है, नमक कानून, एक मिनट, हाँ, नमक कानून को भंग करना या तोड़ना, भंग करना या तोड़ना, ओके, तोड़ना, ये था। इसको बहुत मतलब ये सब एक स्टोरी की तरह याद हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इसका कार्यक्रम क्या था, मेन कार्यक्रम इसका दांडी मार्च यही रखा गया था कि नमक कानून को भंग करना या तोड़ना। और जहां पर जिस प्रांत में, जिस राज्य में, जिन स्थानों में, जिन क्षेत्रों में नमक के लिए समुद्र नहीं था, यानी नमक उत्पादन जहां समुद्र रहेगा तभी नमक होगा, और जहां समुद्र नहीं है वहां पर दूसरे तरीके से इसका एक आप बोल सकते हैं कि दूसरा प्रकार था आंदोलन का। जैसे बिहार में इस आंदोलन को कैसे सपोर्ट किया गया कि चौकीदारी टैक्स को मना कर दिया गया था। बिहार में सविनय अवज्ञा को इसको कैसे सपोर्ट किया बिहार में, तो बोला चौकीदारी टैक्स नहीं देना, सरकार की बात ही तो नहीं माननी है ना, सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा करना है, बात नहीं मानना है सरकार का, चौकीदारी टैक्स बंद कर दो। और ये कहाँ का था, बेगूसराय का चौकीदारी टैक्स। क्लियर। अब इसमें एक और आपको मैं इसलिए भी बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि मणिपुर के लोगों ने, मणिपुर में इस आंदोलन को कैसे सपोर्ट किया गया था, तो वहाँ की नागा जनजाति की कौन थी, गैंडुलियू ने इसको सपोर्ट किया था, गैंडुलियू, जिसको कि ये नाम दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ये गैंडुलियू नाम दिया गया था, जो नागा जनजाति की हम बोल सकते हैं वो बहुत ही महान महिला ही बोलेंगे उसको, ठीक है, वो महान ही महिला थी जो स्वतंत्रता सेनानी में उनका एक ये नाम रहा कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट किया था। ओके, मणिपुर की नागा जनजाति की। और अभी जो मणिपुर में हाल फिलहाल में जो आप देख रहे हैं जो माहौल बना हुआ है, वहां पे फिर किसकी जरूरत है, कुछ ऐसे ही गांडील्यू टाइप की जो महिला हैं, ठीक है, एक उन्हीं प्रकार की महिला की लगता है फिर से जरूरत वहां पर आ गई है ना। तो खैर अभी तो हमारा इतिहास का क्लास है, इसमें और डिटेल में क्या बताऊं, लेकिन वहां की जरूरत को जो है वो इतिहास क्या करता है, इतिहास अतीत तो बताता ही है, वर्तमान दिखाता है और भविष्य के लिए आगाह कर देता है। इतिहास अतीत बताता है, वर्तमान को दिखाता है और भविष्य के लिए आगाह कर देता है। ओके, तो जो सीन बना हुआ है मणिपुर का, उससे लग रहा है कि अगेन किस तरह की महिला, किस टाइप की होनी चाहिए, गांडील्यू टाइप की महिला होनी चाहिए। ओके, चलिए तो हम लोग आते हैं अब इस टॉपिक पे। हाँ, और दूसरा क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो यह 1942।
1942 ईस्वी में। इसके लिए एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी आया होता। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। स्वतः स्फूर्त मतलब अपने आप यह आंदोलन आगे बढ़ा था। क्यों? क्योंकि 9 अगस्त को आंदोलन जैसे आरंभ होने वाला था, मतलब एक कार्यक्रम रखा गया कि 9 अगस्त को स्टार्ट करना है, और 8 अगस्त को ही क्या किया गया था, कुछ प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया था, और जिनको जो रह भी गए थोड़े बहुत, उनको 9 अगस्त के सुबह सुबह क्या किया, बंदी बना लिया गया था। तो इसलिए कोई प्रमुख नेता ऐसा नहीं था जो इस आंदोलन को आगे लेकर के चल सकता। तो यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। ओके, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन मैच करना है, ठीक है, मैच करना है। देख लेते हैं क्या दिया है। मथुरा स्तंभ लेख, एरण स्तंभ लेख, बिहार स्तंभ लेख, तालकुंडा स्तंभ लेख। इधर क्या है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त और है मयूर शर्मन। ओके, तो इसमें हमको क्या करना है, आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा स्तंभ लेख। ओके, मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख किसका हो जाएगा, मथुरा है एरण स्तंभ लेख। तो एरण स्तंभ लेख तो आपका भानुगुप्त का है, यानी एरण स्तंभ लेख भानुगुप्त का है, एरण स्तंभ लेख। ठीक है, बी का 3 यहां है। ओके, उसके बाद है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन सा स्तंभ लेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा मथुरा स्तंभ लेख। ओके, मथुरा स्तंभ लेख, यानी ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 स्कंदगुप्त बिहार स्तंभ लेख, एंड डी का 4 यानी तालकुंडा स्तंभ लेख किसका हो जाएगा, मयूर शर्मन का, मयूर शर्मन का। ओके, मयूर शर्मन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 2 3 1 4, बी इज योर राइट आंसर, बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। बुद्ध ने क्या किया था, सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु किस मार्ग का, अष्टांगिक मार्ग है भाई, अष्टांगिक मार्ग है ना, इसको तो पूरे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा इसका, अष्टांगिक मार्ग का। ओके, अष्टांगिक मार्ग का। जस्ट ए मिनट में, एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा ठीक है, क्या हो जाएगा, बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, तो क्या हो जाएगा, सप्तांग मार्ग दिया है, अष्टांगिक मार्ग, सष्टांगिक मार्ग, असंलेखना मार्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा, अष्टांग। अब अष्टांगिक मार्ग में क्या था, इस मार्ग में क्या था, अष्टांगिक मार्ग में याद है ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, इस तरह से इसमें पूरे लिखना तो मुझे जरूरत नहीं है ना, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, इस तरह से मतलब दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है, 10 मंडल है ऋग्वेद में, है ना। तो पूछा गया है सबसे अंत में कौन सा जोड़ा गया है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम एवं दसम मंडल, है ना। प्रथम एवं दसम मंडल है जो ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, कौन सा, प्रथम एवं दसम मंडल। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, धान की खेती के प्रमाण किस सैंधव पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। धान की खेती के प्रमाण, ओके, धान के खेती के जो प्रमाण है वो किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल दिया है, कालीबंगा दिया है, रंगपुर है, चनहुदोड़ा है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा, क्योंकि जो धान की खेती के प्रमाण हैं वो सबसे पहले लोथल से भी मिले हैं और आपके रंगपुर से भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों जगह से क्या मिला है, चावल उत्पादन का प्रमाण मिला है। ठीक है, ये चावल उत्पादन का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है, चावल उत्पादन का, चावल उत्पादन का। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पर कि प्राचीनतम साक्ष्य की अगर बात की जाए,
प्राचीनतम साक्ष्य की अगर बात की जाए तो यूपी में कौन सा जगह है? प्रयागराज। यूपी में क्या है? प्रयागराज। और प्रयागराज में एक नवपाषाणकालीन स्थल है। प्रयागराज में क्या है? प्रयागराज में क्या है? एक नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? कोल्डीवा। यहां से मिला है कोल्डीवा, कोल्डीवा। ओके, कोल्डीवा यहां से मिला है। यहां से क्या मिला है? नवीनतम साक्ष्य। ये नवपाषाणकालीन स्थल है जहां से प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से कीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ है? चतुर्थ शताब्दी, सप्तम शताब्दी, तृतीय शताब्दी, द्वितीय शताब्दी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ शताब्दी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ शताब्दी। ओके, महरौली में जो ये लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ, इसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? चतुर्थ शताब्दी में। और किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति को दार्शनिक स्वरूप प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? आचार्य नहीं है, ये आचार्य हैं। ओके, ये बाय मिस्टेक है, ये वर्ड बाय मिस्टेक है। आचार्य, आचार्य। ओके, आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक स्वरूप प्रदान करने वाले रामानुज, शंकराचार्य, नागार्जुन, वल्लभाचार्य, रामानंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। भक्ति को दार्शनिक स्वरूप प्रदान करने का सबसे पहले कार्य किसका था? रामानुजाचार्य, इन्होंने किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र उत्कीर्ण कराया था? तो कौन सा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र को उत्कीर्ण करवाया था? तो क्या क्या दिया गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, सिमुक ने, यज्ञश्री सातकर्णी ने, और इसके बाद क्या दिया गया है नाम? पुलकेशिन। ये पुलकेशिन ने। ओके, पुलकेशिन ने। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? यज्ञश्री सातकर्णी ने। ओके, यज्ञश्री सातकर्णी ने क्या किया था? अपने सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र जो है यह उत्कीर्ण करवाया था। यज्ञश्री सातकर्णी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि राजशेखर द्वारा रचित है? कौन सी ऐसी कृति जो प्रसिद्ध कवि कौन है? राजशेखर, इनके द्वारा रचित है। सेतुबंध, मृच्छकटिकम, कपूर मंजरी, हर्षचरित। तो यहां पर एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि ये जो राजशेखर है, ठीक है, प्रसिद्ध, ये किस टाइम पीरियड के हैं? ये किस टाइम पीरियड के हैं राजशेखर? तो यह 9वीं से लेकर 10वीं, ठीक है, इस सेंचुरी के हैं, इस सेंचुरी के। और ये हैं क्या? प्रसिद्ध कवि जो हैं ये हैं क्या? संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान। ठीक है, संस्कृत के विद्वान, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। संस्कृत के विद्वान प्लस साहित्यकार। ठीक है, साहित्यकार। ओके, तो बोला गया कि उनके द्वारा कौन सा रचित है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये महेंद्रपाल जो प्रथम है, ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम, यानी इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम ये किस वंश का था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, किस वंश का था? गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था? यह वंश का शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश का यह शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक। ओके, और इसका बेटा था, इस महेंद्रपाल का पुत्र कौन था? इस महेंद्रपाल का पुत्र कौन था? महीपाल, महीपाल। ठीक है, महीपाल, महीपाल। ओके, तो इसी महीपाल के ये क्या थे? जो कवि राजशेखर हैं, कवि राजशेखर क्या थे? गुरु, महीपाल के गुरु। ये पॉइंट इनके बारे में थोड़ा सा
ध्यान रखिएगा, महिपाल के ये गुरु थे, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है ना कि किस राजवंश में थे, तो गुर्जर प्रतिहार वंश में। तो इनके द्वारा पूछा गया है रचित कौन सी है, कपूर मंजरी इनकी है, ठीक है, कपूर मंजरी। इसके अलावा इनके इस बारे में और ध्यान रखिएगा, काव्य मीमांसा भी एक पूछता है, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, ये किसका है, ये भी इन्हीं का है। और कौन सी है, हरिविलास भी इन्हीं की है, हरिविलास ये भी इन्हीं की है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, सेतुबंध। तो सेतुबंध किसका है, प्रवर सेन का है, प्रवर सेन। और ये किस वंश का था, प्रवर सेन जो है ये किस वंश का है, प्रवर सेन द्वितीय, ओके, प्रवर सेन द्वितीय, ये किस वंश का है, वाकाटक वंश का, वाकाटक वंश, ठीक है। सेतुबंध उसी का है, सेतुबंध। बाद बाकी आता है अगर हर्षचरित का मैंने पहले भी बताया है, हर्षचरित्र किसका होगा, हर्षचरित किसका है, बाणभट्ट, बाणभट्ट की क्या है, हर्षचरित्र, ठीक है, बाणभट्ट इसकी है। अब दूसरा क्या है, रह गया मृच्छकटिकम। तो ये किसका है, शूद्रक का है, मृच्छकटिकम, क्लियर, शूद्रक का है मृच्छकटिकम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूलतः बिहार के निवासी बिस्मिल्लाह खां के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। बिस्मिल्लाह खां क्या क्या दिया गया है, वो बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित हैं, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वे प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, वह मूलतः डुमराव बिहार के रहने वाले थे। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट जो हैं ये किसके बारे में, बिस्मिल्लाह खां के बारे में बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आंसर ई हो जाएगा। चारों स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी का कंसाइंस कीपर, ठीक है, गांधी जी का जो कंसाइंस कीपर है वो किसको बोला जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी राजगोपालाचारी को बोला जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि गोपाल कृष्ण गोखले ये क्या थे, ये इनके गुरु थे, ठीक है, किसके गुरु थे, गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता माना जाता है। पुराणों की संख्या अगर बोली जाए कितने पुराण है, 18 पुराण है, 18 पुराण है, ठीक है। तो उसको थोड़ा समझिएगा कि जो पुराणों का रचयिता और संग्रहकर्ता बोला गया है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, अगस्त्य मुनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वशिष्ठ, मनु और लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोमहर्ष, ओके। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता। एक्चुअली ऐसे मान के चलेगा कि जो पुराण है, ठीक है, इस पुराण को मेनली जो बोला जाता है ना कि सबसे फर्स्ट टाइम जो पुराण लिखा गया था, तो उस पुराण के रचयिता कौन थे, इस पुराण के रचयिता कौन थे, वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास थे, ओके, वेद व्यास थे, ठीक है, वेद व्यास थे। वेद व्यास ने क्या किया था, पुराण संहिता, इन्हीं का रचयिता है, पुराण संहिता ये इन्हीं का है, वेद व्यास का ही है, ठीक है, वेद व्यास का है सबसे पहले, पुराण संहिता इनके द्वारा हुआ। उसके बाद इनके शिष्य कौन हुए, इनके शिष्य थे लोमहर्ष, कौन थे, ऋषि लोमहर्ष इनके शिष्य थे, ऋषि लोमहर्ष ये क्या हुए, इनके शिष्य हो गए, लोमहर्ष ये क्या थे, इनके शिष्य थे। लोमहर्ष मैं क्लियर थोड़ा कर दे रही हूँ, लोमहर्ष कौन थे, शिष्य थे किसके, वेद व्यास के, वेद व्यास के क्या थे ये शिष्य, कौन, लोमहर्ष क्या थे ये शिष्य थे, ठीक है। और इनका पुत्र कौन था, उग्रश्रवा, ओके, उग्रश्रवा। तो इसने क्या किया, जो पुराण संहिता का स्वरूप में 18, इसी को इसने क्या किया, 18 पुराणों का जो रचना बोला जाता है कि पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता जो माना जाता है वो इन्हीं को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि 18 पुराणों की जब बात आती है तो कौन है, 18 पुराणों में इनका नाम आता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 18 पुराणों की रचना की। अठारह पुराणों की रचना, ठीक है।
तो अभी जो हम लोग पढ़ते हैं उपनिषद की संख्या कितनी है 108, पुराण कितने हैं 18 है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस शहर में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? तो इस क्वेश्चन से आप लोग सभी को ये अवगत होंगे। कहाँ पर है ये? पटना में है ना, पटना में है। पटना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट का भी नाम है, बिहार का जो एयरपोर्ट उसका भी नाम भी यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा सा और ध्यान रख लीजिएगा, बाकी रहने दीजिए इसे। ठीक है, और ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चलिए रहने दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन मैच करना है। अगेन क्या करना है? मैच करना है। क्या क्या दिया गया है? क्या क्या दिया गया है? फायान है, हैंसंग है, चाओ जू कुआ इत्सिंग। ठीक है, ये दूसरा क्या है, गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां होती थी, तो इसको फायान का स्टेटमेंट है। ओके, ये किसका स्टेटमेंट है? या फायान का स्टेटमेंट है। फायान का ये स्टेटमेंट है। क्लियर। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से भूषित किया। भारतीय समाज की धार्मिक एवं आर्थिक दशाओं पे प्रकाश किसने डाला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने डाला था? ए का 1, ओके, बी का हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया, हेनसांग ने। ठीक है, हेनसांग, क्योंकि ये हर्षवर्धन, हाँ ठीक है, हेनसांग हो जाएगा। अब बात आती है चाओ, भारतीय समाज के धार्मिक, तो ये किसने किया था? इत्सिंग ने। इति सिंह ने भारतीय समाज की धार्मिक एवं आर्थिक दशाओं पर प्रकाश डाला। किसने? इत सिंह ने। ओके, उसके बाद है चाओ जू कुआ, ये चीनी अरबी व्यापार का वर्णन करता है। चाओ जू कुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फायान, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3, यानी ये आंसर हो जाएगा। एक बार इसको देख लें। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त नहीं हुआ था? किसमें? महलवाड़ी व्यवस्था में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त नहीं हुआ था? तो महलवाड़ी जो व्यवस्था है ये कब की है? किसके द्वारा लागू किया गया था महलवाड़ी व्यवस्था? तो ये 1819 ईस्वी, 1819 ईस्वी में। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी। ये मैकेंजी का, ठीक है, ये प्रोग्राम किसका था? अगर ये बोला जाए, यह प्रोग्राम जो है महलवाड़ी व्यवस्था का भी प्रोग्राम था, तो किसके द्वारा था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। इसने क्या किया था? तो बोला जाए तो करीब 30%, महलवाड़ी व्यवस्था में कितनी परसेंट भूमि कैप्चर हुई थी ब्रिटिश सरकार के तहत जो आई थी? वो 30%। और ये कहाँ कहाँ लागू था? ये कहाँ कहाँ लागू था अगर बोला जाए तो इसमें जो एरिया हो जाएगा वो अवध हो जाएगा, अवध, मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत, फिर दक्षिण, क्या बोल सकते हैं उसको कि दक्षिण भारत का भी कुछ एरिया, ठीक है, कुछ क्षेत्र दक्षिण भारत के भी शामिल थे, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र शामिल थे। इसके अलावा बोल सकते हैं दक्षिण भारत कुछ क्षेत्र हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब के अलावा आगरा हो गया, आगरा हो गया। तो करीब करीब कितने भाग अगर बोला जाए, कितने भाग जो हैं सम्मिलित थे? तो करीब इसमें 30% भूमि सम्मिलित थी। 30% जो है वो भूमि सम्मिलित था इसमें, 30% भूमि। ओके, 30% भूमि इसमें सम्मिलित था। क्लियर। चलिए, तो क्या बोला गया है कि इसमें राजस्व का बंदोबस्त नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। कृषकों के साथ, मालवाड़ी व्यवस्था में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त नहीं हुआ था? नहीं पूछा है ना, तो कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो महलवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव को ही लिया जाता था, ठीक है, पूरे गांव के लोग होते थे, और इसमें जमींदारों और कृषकों के साथ साझा रूप से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा कि इसको कौन सा राजस्व बंदोबस्त का पूछा गया है कि व्यवस्था में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त नहीं हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका ई हो जाएगा, ई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे जिनको अशोक चक्र दिया गया है? रवि स्वरूप धवन, रणधीर प्रसाद वर्मा, दीपक कुमार सेन, राजेश बालिया, राजेश बालिया। ओके, तो चलिए इसका हम लोग करते हैं।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणधीर प्रसाद वर्मा। ओके, वर्मा। इनका जन्म कहाँ का, ये कहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था? सुपौल। और ये ध्यान रखिएगा, यह एक आईपीएस अधिकारी थे। आईपीएस अधिकारी थे। और धनबाद में ही क्या हुआ था, जो खालिस्तानी आतंकवादी थे उनके द्वारा बैंक लूटने की घटना के दौरान ही क्या हो गई थी, ये शहीद हो गए थे। ठीक है, जो बैंक लूटने का प्रोग्राम था उसी डकैती से रोकने के संघर्ष में इनकी क्या हो गई थी, ये शहीद हो गए थे। इसी के लिए इनको मरणोपरांत जो है अशोक चक्र दिया गया था। कब? 1991 में। ये आईपीएस थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सुपौल में। ठीक है, सुपौल में। और कब इनको दिया गया है अशोक चक्र? कब दिया गया है इनको? सॉरी, अशोक चक्र कब दिया गया है? 1991 में। ठीक है, 1900 इस ईस्वी में इनको अशोक चक्र जो है दिया गया है। ठीक है, 1991 में। और करीब 2004 में इनको मतलब भारत सरकार ने क्या किया था, इनके स्मारक में डाक टिकट भी जारी किया था। 2004 में भारत सरकार ने क्या किया था, भारत सरकार के द्वारा स्मारक डाक टिकट। ठीक है, स्मारक डाक टिकट जारी किया था। ओके, क्या किया था? स्मारक डाक टिकट जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार, यानी अंतरिम सरकार का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, ये अपने आप में एक फैक्ट हो गया। किसके पास रक्षा विभाग था? रक्षा विभाग। इसको याद रखने का तरीका क्या है? रक्षा वो कौन कर सकता है? जो बहुत ताकतवर हो, जिसके पास बल हो। इसको ठीक है, इसको इस ट्रिक से याद रखिएगा। रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बहुत ज्यादा बल होगा, यानी बलदेव सिंह। ओके, बलदेव सिंह। इसको हमेशा ऐसे ध्यान रखिएगा। रक्षा विभाग पूछे डायरेक्ट बलदेव सिंह। ओके, ज्यादा ऑप्शन पे भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार में गंधक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? गंधक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? किशनगंज, रोहतास, भागलपुर, पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास में जो है आपका गन्ना सबसे अधिक होता है। ठीक है, और किशनगंज में क्या होता है? प्राकृतिक गैस किशनगंज। ओके, और क्या है? भागलपुर किसके लिए? चीनी मिट्टी। क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारे पास 24 क्वेश्चन ही थे। क्लास के रिगार्डिंग कोई भी अगर ऐसा कुछ भी लगता है कि आपको कोई सुझाव देना है या आपकी कोई क्यूरीज हैं, डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बिल्कुल बेहिचक आप लोग पूछें, क्योंकि मैं कमेंट्स की जो जानकारी मुझे मिलते रहती है। ठीक है, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था जो मुझे थोड़ा समझने में मैं ही नहीं समझ पाई कि कमेंट क्या है, कि उन्होंने कहा है EVS भी मैम। तो EVS मतलब वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं या किस संदर्भ में बोले हैं EVS? तो काइंडली मेरी वो जो स्टूडेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने मैसेज को थोड़ा अपने हाथों को कसरें और थोड़ा मैसेज को डिटेल थोड़ा टाइप करके बताएं कि EVS आपने क्या कहना चाहा है। ओके, EVS का क्या आप कहना चाह रहे हैं। और बाकी जो मैसेजेस हैं, जैसे अभी साइंस की क्लास को कंटिन्यू रखना है तो आपकी ये बैच बिल्कुल आपकी कब तक? एग्जाम तक आपके साथ चलेगी। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।